मईशत मुश्किलात और माहिरीन में आप सबको खुशामदीद। आज हमारे मेहमान होंगे मुज़म्मिल असलम। इससे पहले पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना के साथ एज ए स्पोक्स पर्सन काम कर चुके हैं। उसके बाद अब जो है वो PTI के मुआशी तर्जुमान हैं। उनसे जानते हैं कि अगले 6 महीने के लिए वो क्या समझते हैं कि हुकूमत किस तरह से मईशत को चलाएगी और पाकिस्तानियों के लिए इस तरह की चलती मईशत क्या माने रखती है। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल। क्या समझते हैं आप अगले 6 महीने किस तरह के गुजर रहे हैं पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तानी मईशत के लिए? देखिए, अगले 6 महीने पाकिस्तान के मैं नहीं समझ रहा कि कोई मुख्तलिफ होंगे पिछले 15 माह से। जिस तरह 15 माह की सख्तियां सबने बर्दाश्त की हैं, पिछले 15 माह में जितनी मईशत बिगड़ी है, वो 6 माह की बस की बात नहीं है उसको उसके अंदर सुधार लाना। और दूसरी बात ये कि ये जो हुकूमत है, इसके पास जो नए अभी केयर टेकर सेटअप आया है, इनके पास इतनी स्पेस नहीं है कि वो किसी किस्म का रिलीफ दे सके, बल्कि इनको स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी। जो पाकिस्तान की मुश्किलात हैं, उनको जो है अजाला करने के लिए। तो ओवरऑल जो 6 महीने अगले एक बहुत चैलेंजिंग होंगे। कोई ऐसी चीज शॉक आया, वो बहुत आसानदेह हो सकता है और चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। तो आई डोंट सी एनी, मतलब कोई कितना इस वक्त मैं इतना ज्यादा होपफुल नहीं हूँ। और दूसरा ये कि इम्पोर्टेंट ये है कि अभी ये जो केयर टेकर हमारी गवर्नमेंट आई है, जो और इसमें खास तौर पे जो खजाना से 2 लोग, डॉक्टर शमशाद अख्तर और वकार मसूद साहब, डॉक्टर वकार मसूद आए हैं। देखना ये है कि वो अपना प्लान क्या लेकर आ रहे थे। लेकिन मुज़म्मिल, आप फिजिकल ये तो स्पेस आप की कह बात कर सकते हैं रहे कि थे। चैलेंजिंग रहेगी। डॉक्टर शमशाद अख्तर का अगर हम इससे पहले वाला जो केयर टेकर सेटअप था, जब PTI को उन्होंने हैंड ओवर किया, तो उस वक्त उनका ख्याल ये था कि एक फिजिकल स्पेस क्रिएट की जाए। कोई 500-600 अरब की फिजिकल स्पेस उस वक्त भी उन्होंने रिकमेंड की थी। आप समझते हैं उनके पास इतनी अथॉरिटी होगी और इतनी उनके पास जो है वो कुशन भी उनको दिया जाएगा, इतनी लेवरेज होगी कि वो स्पेस क्रिएट कर सकें? और स्पेस अगर होगी तो कहाँ से क्रिएट होगी? अब एक ही तरीका है, और मैं कल भी ये कहीं बात कर रहा था, वो ये थी कि 2 चीजें हैं। एक तो आप जो है, आपकी जो प्रोविंसेस को बहुत ज्यादा पैसे जाएंगे, इस दफा ट्रांसफर होंगे, मोर देन 5,000 बिलियन रुपीज। और इस वक्त आपकी प्रोविंसेस में भी केयर टेकर गवर्नमेंट है। सूबे अपने अखराजात को कंट्रोल कर लेते हैं किसी तरीके से और एक सरप्लस वफाक को दे देते हैं, तो शायद वफाक के लिए फिजिकल स्पेस क्रिएट हो जाए। वरना सूरत हाल बहुत खराब है। और बहुत सारे माहिरीन, और बल्कि मैं खुद मईशत के तालिब इल्म के तौर पे कह सकता हूँ कि 9,400 अरब छोड़े, आप 8,500 अरब भी हासिल कर लिए इस गिरी हुई मईशत के साथ, जो माशी हालात है, तो एक बहुत, जिसे कहते हैं, बहुत बड़ा मौजूदा हो जाएगा। लेकिन जो ये फिजिकल स्पेस की हम बात कर रहे हैं मुज़म्मिल, एक आम आदमी के लिए 7,000 अरब। फिजिकल स्पेस की जो हम बात कर रहे हैं, एक आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है? अगर आप उस एंगल से समझा सकें मेरी ऑडियंस के लिए भी तो। देखिए, फिजिकल स्पेस आम आदमी के लिए तो ये है कि अगर फिजिकल स्पेस क्रिएट होगी तो खसारा कम होगा, और जब खसारा कम होगा तो हुकूमत को कर्ज कम लेना पड़ेगा, और जब कर्ज कम लेना पड़ेगा तो हुकूमत को फिर आ, बिला वजह की जो है टैक्सेस पे दबाव नहीं होगा नए टैक्सेस लगाने का। तो ये फिजिकल स्पेस जो है, एक डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है, एक आम आदमी को उससे फायदा होता है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये रहा है पिछले 2 सालों में, खास तौर पे हमारी जो सूद की अदायगी है वो 2,000 अरब से बढ़ के 7,500 अरब पे चली गई। ये 5,000 अरब, 5-5,500 अरब जो है, ये हमारे लिए गले की हड्डी बन जाएगा। ये जो अभी साल जून क्लोज हुआ है, 3,128 अरब रुपए PTI की हुकूमत के आखिरी साल में सूद की अदायगी हुई थी। ये जो साल क्लोज हुआ है, इसमें हमने 5,900 अरब भरे, और ये जो अब साल जो शुरू हो गया है, इसमें 7,500 अरब रुपए सिर्फ सूद की अदायगी है। आप ये सोचें कि सूद की अदायगी के बाद हुकूमत के टैक्सेस मनफी में आ जाते हैं, मतलब रेवेन्यू जो आमदनी है, तो सारा का सारा, यानी दिफा, आपकी हुकूमत, तरक्याती अखराजात, सूबों के अखराजात, ये तमाम के तमाम आपने कर्ज से अदा करने। अब आपको इतना कर्ज भी कौन देगा? इस वक्त तो कर्ज हासिल करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका है। मुज़म्मिल, अगर हम IMF वाली डील पे भी बात कर लें, जो कि डार साहब ने लास्ट पे सिक्योर तो कर ली, जिस तरह से भी हुई वो भी हमने देखा, और जिस तरह से सारे दोस्त ममालिक से और हर तरफ से एश्योरिटीज़ के बाद ये डील किसी तरह से हुई, ये 9 माह का जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, ये कंटिन्यू कर सकेगी? ये गवर्नमेंट पूरा कर सकेगी, केयर टेकर गवर्नमेंट इसको? अभी वो 1.5 महीना हुआ है, वो जो आदाद शुमार इसहाक डार साहब ने शाया करवाए थे,
उस तमाम के तमाम गलत साबित हो गए। मिसाल के तौर पे जून में जो बजट खसारा गवर्नमेंट ने बताया था 7.1% बताया था, आज उसके फाइनल नंबर आए हैं, वो 7.7% है। जीडीपी का इन्होंने बताया था 0.3% ग्रोथ है, जो 75 साल की बदतरीन जीडीपी में होती है। हालांकि वो भी अब जो है वो भी उल्टी हो गई, क्योंकि सिर्फ जून के महीने में सनद जो है 15% से मनफी ग्रो किया और पूरे साल में 10.3%। तो जितने भी नंबर थे, फिर कर्ज 77,000 अरब रुपए, 15 महीने में 23,500 अरब रुपए कर्ज लिया इन्होंने। इतना कर्ज लिया जितना पीटीआई ने 42 महीने में लिया। अब उनकी बुनियाद पे एक नया प्रोग्राम सेट हुआ। जब ये डेटा ही गलत हो जाएगा तो नए प्रोग्राम के अहदाफ हासिल करना मतलब कोई आसान चीज नहीं है। मैं इस वक्त यही कहूंगा कि नामुमकिनात में से आप इसको कह सकते हैं। और ये डॉक्टर शमशाद और डॉक्टर मसूद क्या करते हैं, ये बड़ा अहम है कि वो मिनी बजट लेकर आते हैं या वो जो है अखराजात में जो है बहुत बड़ी कटौती करने जा रहे हैं। ये अभी इनकी स्ट्रैटेजी सामने आएगी। और मैं थोड़ा सा टू बी फेयर ऑन देम, एक दिन पहले तो उनको भी पता लगा कि वो वजीर खजाना बने। तो शायद पाकिस्तान में ये काफ़ी कॉमन हो गया मुजम्मिल, अब के एक दिन पहले ही शायद पता चलता है, और वो भी बड़ी बात है। जिस तरह से अनवारुल हक साहब की जो, अगर आपने विजुअल्स हम श्योर देखे होंगे, जिस तरह उनको पता चला कि वो केयर टेकर पीएम बन रहे हैं। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड एक जो सबसे बड़ा, अगर हम मैशत पे रहें, और जो केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर हैं डॉक्टर शमशाद का, वो काफ़ी बड़ी एडवोकेट रही हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ख़ास तौर पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का और फिस्कल स्पेस जो है उसमें कुछ स्पेस क्रिएट करने का। फिस्कल की हम बात कर चुके, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी जो कि 23% पे है और इन्फ्लेशन जो है वो सप्लाई साइड की है, इसी पैटर्न पे चलेगी तो इन्फ्लेशन एक तो कैसे कंट्रोल होगी, और दूसरा इंटरेस्ट रेट कहीं जाके रुकेगा? ये तो अपेरेंटली कुछ इम्पैक्ट तो नहीं कर रहा। देखिए, बात यह कि अभी पिछले 15 दिनों में 40 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया। अभी ये हुकूमत आई है, तकरीबन 8 रुपए की कदर गिर गई है, 288 से 296 हो गया। फिर बिजली की कीमत अभी सिर्फ महीना पहले बढ़ी है, जो 35 से 40% बढ़ी है औसतन। और अब गैस की कीमतें बढ़ाने जा रहे हैं। तो किस तरीके से महंगाई पे कंट्रोल हो सकता है, मुश्किल लग रहा है। और इस साल का स्टेट बैंक और आईएमएफ, स्टेट बैंक कह रहा है 22% महंगाई रहेगी, आईएमएफ कह रहा है 26% महंगाई रहेगी। तो शरह सूद नीचे नहीं आना। तो डॉक्टर शमशाद के हाथ में है क्या सर? डॉक्टर शमशाद के हाथ में कुछ भी नहीं है सर। और मैं समझता हूं कि जो उनका जो मनसब अभी उनको मिला है, उसमें वो कोई ऐसा रिफॉर्म भी नहीं ला सकती, क्योंकि एक तो टाइम कम है, दूसरा उनके पीछे असेंबलीज नहीं है, और तीसरा ये पूरा का पूरा जो है ना, सिर्फ फाइनेंस मिनिस्ट्री का मसला नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के खसारे का सबसे एक जड़ जिसे कहते हैं वो बिजली है। वहां पे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, हुकूमत अपने सर्कुलर डेट को पूरा नहीं कर पा रही। दूसरी तरफ कॉमर्स मिनिस्ट्री में पाकिस्तान की बरामदात वो बुरे तरीके से मुतासिर हुई हुई पिछले 15 महीने से। 32 अरब डॉलर से वो 27 अरब डॉलर पे आ गई है। तीसरी चीज रेमिटेंसेस, वो एक्सचेंज रेट फिनोमिना है, वो स्टेट बैंक की साइड है। पहले तो फाइनेंस मिनिस्टर होता था, वो स्टेट बैंक को बॉस होता था, अब वो इंडिपेंडेंट हो चुका है। वहां एक अलग मसला चल रहा है। अभी आप जुलाई के महीने की रेमिटेंस देखें, सिर्फ 2 अरब डॉलर। 2021 में यही जुलाई में 2.7 अरब डॉलर। जमील, एक चीज इसी से लाइड आप एक चीज अगर समझा सकें, ये जो दोनों एक्सचेंज रेट्स का डिफरेंस है, एक जो ओपन मार्केट का और जो स्टेट बैंक की तरफ से या इंटर बैंक का जो रेट आता है, ये इतना डिफरेंट क्यों रहता है? अब तो स्टेट बैंक ऑटोनमस है। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान में ना इस वक्त 4 एक्सचेंज रेट हो गए, और कुछ पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी और पॉलिसी फ्लॉ और पॉलिसी हर्डल्स, ये 3 चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से आपकी ट्रेड जो है ना वो शिफ्ट हो गई फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर टू इनफॉर्मल सेक्टर। पिछले साल जब इंपोर्ट पे पाबंदियां लगी, लोगों के माल पोर्ट पे आए, माल नहीं छूटे, अभी तक लोग कंप्लेन कर रहे हैं, तो लोगों को बहुत नुकसान हुआ। और बाहर जो उनके सप्लायर थे, उन्होंने लिटरली पाकिस्तान को माल देना बंद कर दिया। तो अब आपके सामने शहबाज शरीफ कितनी दफा बोल चुके हैं, सागदार बोल चुके हैं कि पाकिस्तान में स्मगलिंग हो रही है बहुत। अब वो स्मगलिंग के लिए भी डॉलर कोई आसमान से तो नहीं आना ना, वो आपको सिस्टम से ही निकालना है। अब वो इनफॉर्मल सिस्टम में उसकी डिमांड आना शुरू हो गई, जिसकी वजह से ओपन मार्केट का रेट कुछ और हो गया। अच्छा, हुआ ये कि जब इंपोर्ट की पाबंदियां हुई तो मुल्क में जो एक चीजों की कीमतें बहुत बढ़ गई। तो
जिनका जिनका हाथ पड़ता था या जिनका माल वाया बॉर्डर आ रहा है या स्मगलिंग के थ्रू आ रहा है, उनको बड़े प्रॉफिट, जिसे कहते हैं ना एक्सूबरेंट प्रॉफिट्स हो रहे हैं, विंडफॉल्स हो रहे हैं। तो उनको कोई भी एक्सचेंज रेट सूट करता है, यानी 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए महंगा भी ले लेते हैं। वो ये कहते हैं बस पेमेंट हो, मेरा माल पहुंच जाए, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा है। छोटी सी मिसाल आपको एक आइटम की दे देता हूँ सिर्फ। $1800 जब पीटीआई की हुकूमत थी, घी की पाम ऑयल की कीमत थी, और पाकिस्तान में जो है 400 रुपए लीटर बिकता था। अब ये $800 तक बिक गया, आजकल तो $1000 है। $800 हो गया इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन पाकिस्तान में तेल कम होने की बजाय 650 रुपए लीटर बिक रहा था पाम ऑयल। तो जिसके पास इन्वेंट्री हाथ में आ गई, उसको इतना प्रॉफिट, 50% प्रॉफिट, तो वो 5-10 रुपए में अगर फालतू भी दे रहा था ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी वजह से क्या हुआ, आपकी एक्सचेंज मार्केट डिस्टॉर्ट हो गई। जब एक्सचेंज मार्केट डिस्टॉर्ट हो गई, तो आपका इंटरबैंक मार्केट और ओपन मार्केट का एक बहुत बड़ा फर्क चल रहा है, और वो थ्रू आउट चल रहा है। अभी भी ये बोल रहे हैं कि हमने जी इंपोर्ट लिबरलाइज कर लिए, लेकिन आप किसी इंपोर्टर से जाके बात करें तो उसका बैंक उसके लिए एलसी नहीं खोलता। अब वो इंपोर्टर ने काम तो करना है, फिर वो जहां से जिस मीन से भी उसके पास इंपोर्ट करनी है उसने वो कर रहा है, जिसकी वजह से डिस्टॉर्शन आ रही है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सेंट्रल बैंक का नहीं है, प्रॉब्लम है आपने सप्लाई चेन को ब्रोकन कर दिया। जब सप्लाई चेन ब्रोकन हुई, तो अब हर आदमी अपना अपना डिसीजन मेकर खुद बन गया। पीछे से पॉलिसी आपकी काम नहीं कर पा रही, पॉलिसी एक्शन काम नहीं कर पा रही। मुजम्मिल, इसी एंगल से मैं बिल्कुल प्रोग्राम के लास्ट पे एक क्वेश्चन मैं हर एक के सामने रखता हूँ, और सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि किस तरह से आगे आने वाले दिन जो है वो पाकिस्तान के लिए हो सकते हैं। पिछले कुछ 40 साल से, अगर हम सेफ साइड पे भी कहें, तो पिछले 40 साल से कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनी जिसमें ऐसा विजन था जो कि मुल्क को लॉन्ग रन में चला सकता था मुआशी तौर पर। आपके ख्याल में अभी जो करंट एलीट है जो मुल्क को रन कर रही है, उनमें इस बात का इदराक है, उन्हें इस बात का, उन्हें एहसास है इस बात का, या उनके पास विजन है कि कैसे आगे चलेगा, या वो सिर्फ फायर फाइटिंग मोड में है? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारे जो लीडरान है और जो उस वक्त की हुकूमत होती है, उनके जहन में ना नेक्स्ट जनरेशन नहीं होती, नेक्स्ट इलेक्शन होता है, जिसकी वजह से वो जो है वो गलत एक्शंस और गलत स्टेप्स ले लेते हैं, पॉलिसी में स्टेप्स ले लेते हैं, जो पाकिस्तान को दिवालिया के दिहाने पे खड़ा कर देता है। उसकी वजह से पाकिस्तान, जैसे फिर इलेक्शन होते हैं, वो अपने इलेक्शन हार जाती है, फिर फाइट करती है। जब वो फायर फाइटिंग करती है, अपने शुरू के 2-3 साल आगे में इलेक्शन आ जाता है। जब तक ये माइंडसेट चेंज नहीं होगा, और मुल्क में ये जो आपने अशराफिया की बात बोली, रेंट सीकिंग, इन सारी चीजों का फायदा रेंट सीकर्स ले लेते हैं, और वो जो है बार बार उकसाते हैं, गवर्नमेंटों को ब्लैकमेल करते हैं। जब तक ये दो चीजों को हम दुरुस्त नहीं करेंगे, पाकिस्तान कभी दुरुस्त सिमत में नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल, आप आज हमारे साथ थे मईशत, मुश्किलात और माहिरीन में। नाज़रीन, अब तक के लिए यही कुछ।